भाइयों, घर का बजट माई तय करती है, हमारी माई। देश का बजट निर्मला ताई तय करती है। इस बार बजट के साथ साथ निर्मला जी ने जो रिकॉर्ड भी बनाया, पहली वित्त मंत्री भारत के इतिहास में जिन्होंने 7 बार लगातार कंसेक्यूटिव बजट दिया है। कैसा लगा ये बजट? मजबूत है या मजबूर बना दिया है? खाली है या खाली है? बड़ा फेयर है या किसी को प्रति थोड़ा फेवर है? आज एक ट्वीट आया था किसी का, 2A को फायदा पहुंचाया, नाम नहीं लिखा, लेकिन हम समझ गए थे अडानी अंबानी की बात हो रही है। पूरी बात करेंगे आज आपसे, ना पक्ष ना विपक्ष, सुनते जाओ। जिनके समर्थन से बनी सरकार, क्या सिर्फ उनके लिए खोले थे भंडार? आंध्रा और बिहार? क्या आम के मौसम में बजट के नाम पर आम आदमी रह जाएगा बेचारा? देश का बजट, कोई ट्वीट करके बोला, देश का बजट हमारा ऐसा है कि जैसे बचपन का बर्थडे, सबके हाथ में टॉफी बांटी, लेकिन कुछ खास दोस्तों के हाथ में पूरी मुट्ठी भर दी। तो एक तो जेंटलमैन बोले कि आंध्र प्रदेश को मिला हजारों करोड़, बिहार को मिला हजारों करोड़। नए नए ट्वीट आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था। मध्य प्रदेश को क्या मिला? भंडारा। तो लेकिन जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, वो इस समय है जी, पूरा इस समय उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। इस समय पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू पे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं भाई लोगों? सोशल मीडिया पर मच गया है हाइप। क्या मच गया है? हाइप। कम ऑन, हाइप। ऑपोजिशन एक्सपर्ट ने ट्विटर पे सबने किया बहुत सारा टाइप। क्या किया? टाइप। तो ये उद्धव ठाकरे जी का मैं एक स्पीच देख रहा था। अच्छा भाई, मैं उन्हीं की बात रिपीट कर रहा हूं। मैं कोई किसी पार्टी के साथ में या अलग नहीं होऊंगा। बताऊंगा आपको थम्स अप एंड थम्स डाउन एंड थम्स अप एंड थम्स डाउन, नहीं उल्टा कर दिया, थम्स डाउन एंड थम्स अप, थम्स अप एंड थम्स डाउन। कि उद्धव ठाकरे क्या बोले? बोले निर्मला जी आप खड़ी हैं, शुरू में आप बजट लेके आती थी, मुझको बजट समझ नहीं आता था, तो बोलते थे भाई रिएक्शन दो, चीफ मिनिस्टर हो, रिएक्शन दो, रिएक्शन दो। तो मैं रिएक्शन दे देता था। बोले क्या रिएक्शन देते थे? बोले मैं रिएक्शन देता था कि ये अमीरों को अमीर बनाने वाला और गरीबों को गरीब बनाने वाला बजट है। तो लोग बहुत हंसे। तो बड़ी नेचुरली ही सेड। तो कई बार ना लोगों को बजट समझ में नहीं आता, लेकिन इसके बाद समझ में आएगा आपको पूरा बजट। आज समझ में आएगा, आज आपको समझ में आएगा। आज लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बहुत याद कर रहे थे। तो उस पर मैं एक मीम देख रहा था, मैं दिल नाले लारे नहीं तू लाउन वाली है, कोई गाना था पंजाबी, है मेरी याद जदों आओगी तो पता लगूगा। तो लोग आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर रहे थे। पर मेरा बहरहाल बीच में अश्नीर ग्रोवर आ गए। वो क्या बोले? इतना बोरिंग बजट था, इससे अच्छा अंबानी की शादी दोबारा देख लो। ये तो बड़ा बोरिंग बजट था। आम आदमी को एक्चुअली, मैं नहीं कह रहा कि अश्नीर ग्रोवर आम आदमी है, लेकिन बाकी सब आम आदमियों को अमूमन बजट समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव भी आ गए। क्या कहते हैं? ये बजट ना उम्मीदियों का पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। वाह, क्या शेरो शायरी पे नीचे बहुत लाइक आ रहे थे, क्योंकि ये बातें लोगों को समझ में आ जाती हैं। प्रधानमंत्री बोले आकर के बजट विकसित भारत के लिए है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए है, सबको फायदा पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा हम आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे, फिर आप डिसाइड करिएगा। पर राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है, मेरा मन कर रहा था उसके नीचे ट्वीट कर दूं, क्योंकि वो अपने ही ट्वीट को रिफ्यूट कर दिए। ट्वीट करते करते बीच में वो बोले ये है कुर्सी बचाओ बजट। समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोलिशन की गवर्नमेंट है, ये 350 सीटों की गवर्नमेंट नहीं है, 250 सीटों की गवर्नमेंट है। तो राहुल गांधी जी ने कहा ये कुर्सी बचाओ बजट है। तो यहां तक ठीक लगा मुझे, चलो हो सकता है कुर्सी बचाओ बजट हो। कहते हैं लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है ये 2 राज्यों की कॉस्ट पे, यहां तक भी मान लिया। फिर और बुराई करे, ये बजट खाली 2A को फायदा पहुंचाने के लिए है। 2A सबको पता है ये किसकी बात कर रहे हैं, अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, और कॉमन आदमी को कोई रिलीफ नहीं है। और उसके नीचे बोलते हैं आखिरी लाइन में, कहते हैं पूरा का पूरा बजट हमारा कॉपी पेस्ट कर लिया। तो पहले बजट की बुराई कर दी और फिर ये भी बोल दिया कि हमारा बजट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उन्होंने जाने अनजाने में गलती से अपनी खुद की बुराई कर दी। बहरहाल राहुल गांधी जी आपको प्रणाम। मैं आपको किसी तरह से आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ, ना मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, और आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं हूँ। यूनियन बजट नहीं है ऐसा बोलती है तृणमूल कांग्रेस की जो हमारी अध्यक्ष हैं दीदी, वो कहती हैं ये आंध्रा बिहार बजट है, क्योंकि इसमें आंध्रा बिहार वाले मतलब इस समय हीरो बन गए हैं। तो वैसे मैं ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल करूंगा निष्पक्ष। कैसा रहा आज का बजट? कालीन भैया की तरह लॉन्ग टर्म सोचता है। कालीन भैया को देखा है, एकदम दूर के सोचता है कालीन भैया। गुड्डू भैया जो करना है अभी करना है, मार दो ठोक दो खत्म कर दो, अभी चाहिए शॉर्ट टर्म गेन, है कि नहीं है? तो कैसा है ये गुड्डू भैया या कालीन भैया है? ये दोनों को कैसा मिक्स रहा? हाँ, तो सबसे साफ सबसे क्लियर बताऊंगा, मेरे साथ बने रहना, एक्सपेक्टेशन रियलिटी सजेशन सब कुछ दूंगा। कहाँ है थम्स अप, कहाँ है थम्स डाउन? मोदी सरकार के 3rd टर्म का पहला बजट कैसा रहा? उन्होंने कहा कि हम 4 पिलर पे फोकस करेंगे, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, 4 लोग। लाचार, नारी, जवान, किसान। क्या? लाचार, नारी, जवान, किसान।
सबका रखा गया है ध्यान, सबका रखा गया है ध्यान, ऐसा मोदी सरकार कहती है। अभी हम चर्चा करेंगे कितना ध्यान रखा गया, कहां पे थम्स अप है, कहां थम्स डाउन है। मैं फिर उल्टा कर दिया, थम्स अप है, थम्स डाउन है। सुपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी ताई ने दवाई की तरह मिठाई में बुलाकर सबको दिलाई। मैं बताता हूं एक चीज जो मैं निर्मला ताई की तारीफ करूंगा, ये सबको खुश भी करना हो तो भी अपना गोल नहीं छोड़ती। इनका गोल क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं पिछले 3 बजट हो गए देखते हुए, 4 बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। अगर बिहार आंध्र को भी खुश करना है तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से खुश किया। 2 चीजों पे इन्होंने फोकस किया, अनएम्प्लॉयमेंट पे इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू और थोड़ी बहुत स्कीम ला करके, और एंटरप्रेन्योरशिप वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू और थोड़ी बहुत स्कीम ला करके। 2 चीजों पे बड़ा फोकस किया, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा ध्यान यहां बार बार गया, यानी कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये मान गए कि बेरोजगारी है हमारे देश में, काफी बहुत बेरोजगारी है अभी भी। और इसीलिए इन्होंने जगह 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 एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के बारे में बहुत बात करी कि टॉप 500 कंपनी के अंदर करोड़ों युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जॉब्स क्रिएशन के लिए कंपनी को इंसेंटिव देंगे, तुमने अगर किसी को नौकरी दी हम तुमको पैसा देंगे। एबीसी लिमिटेड कंपनी, इसको दे रहे हो तुम नौकरी, रैक्स को, राकेश को, राकेश मोंगा को नौकरी दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं। बोले तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, इसको नौकरी दे रख लो यार, बेचारा बेरोजगार हो रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में आम आदमी को राहत दी थोड़ी सी, है ना। राकेश भाई बुरा नहीं मानना, आपकी बात नहीं हो रही है, वैसे उदाहरण के लिए कहा था। ऑन अ लाइटर नोट, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, एक ई का इंपैक्ट तो देखने को मिला इलेक्शन में। और क्या इंपैक्ट देखने को मिला? कॉमन मैन और बिजनेसमैन से ज्यादा नीतीश बाबू का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश छाया राज पूरा देश भर में सुबह से। 11 नंबर को शायद निर्मला ताई शुभ मानती हैं, इसलिए 10 लाख करोड़ से उन्होंने 11,11,111 करोड़ कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। शायद 11 नंबर उनको बड़ा पसंद है। तो मैक्रो की अगर बात करें, बड़ी बात करें, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को इन्होंने लोअर किया है, वो मुझे अच्छा लगा। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अगर लोअर होता है, हमारे पूरे के पूरी जो बजटरी एलोकेशन होता है, जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसका 1/4 हम केवल इंटरेस्ट चुकाने में दे देते हैं। मालूम है आपको? अगर हम लोग 100 रुपया कमाते हैं जो हमें खर्च करना, उसमें से 25 रुपया हमने जो कर्जे ले रखे हैं दूसरी जगह से, वो हम इंटरेस्ट चुकाने में लगभग 25 रुपया 100 रुपये में से दे देते हैं। इसलिए फिस्कल डेफिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूं निर्मला ताई थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचती है। लोग नाराज होते हैं, अभी फायदा नहीं मिल रहा, अभी फायदा नहीं मिल रहा है। वो बचपन में बोलते थे ना माँ बाप, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो लॉन्ग टर्म समझाते थे माता पिता, ये निर्मला ताई भी लॉन्ग टर्म चलती हैं। मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। पहले मुझे विश्वास नहीं था, अभी इंटरिम बजट आया पीछे, जब ये सरकार बनने से पहले इंटरिम बजट आया, तब 5.1% फिस्कल डेफिसिट की बात करी थी, उसको नीचे दबाना था और कंट्रोल करना था। इतने बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश है, ये कोई वो नहीं है आपकी स्पीड बोट जूम 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 कहीं भी घुमा लो। ये बड़ा स्टीमर है, बहुत बड़ा जहाज है, इसको जूम करके नहीं घुमा सकते, अंदर बैठे सारे लोग गिर जाएंगे, नीचे उल्टे हो जाएंगे, है कि नहीं? एक बार किया था ऐसा, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे के बाद से, याद है वो रात 8 बजे के बाद से डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उन्होंने जूम गाड़ी घुमाई थी तो सारे गिर गए थे नीचे। तो ये देश में बड़ा धीमे से गाड़ी घुमानी पड़ती है, आराम से घुमानी पड़ती है, कहीं लग ना जाए, कहीं चोट ना पड़ जाए किसी को। तो इन्होंने क्या किया, 5.1% से 4.9% के टारगेट पे लिया है और बोला अगले साल इसको 4.5 ले आएंगे। दिस इज वेरी गुड। हमारे कर्जे कम होंगे, हमारे खर्चे कम होंगे, इंटरेस्ट जो दूसरों का कर्जा निपटा देना चाहिए भारत को, भारत कर्जा देने लायक बने, लेने लायक ना रहे, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म पे ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था, वो रियल एस्टेट वालों की ठुकाई हो गई थोड़ी, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तरह से इसमें अच्छा भी है, एक बुरा भी है, दोनों बातें हैं इसमें। जो बुराई है वो ये है, सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, जो मान लो मैंने 2002 में या 2004 में चलो एक मकान खरीदा 1 करोड़ का, आज 2024 में वो 10 करोड़ का हो गया। अब मैं उसको बेचने जा रहा हूं, मैंने 1 करोड़ लगाया, मकान आज 10 करोड़ का हो गया। 9 करोड़ का जो बीच का फासला है ना, उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता था कि उस समय का 1 करोड़ आज के 5 करोड़ के बराबर है। आपका मकान हो गया 10 करोड़, तो आप टैक्स खाली बचे हुए 5 पे ही दोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ का मकान था, 10 का हो गया, पूरे 9 पे टैक्स लगेगा। समझ गया? इसको बोलते हैं, साधारण भाषा में समझा रहा हूं, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हटा दिया, उसको बोलते हैं रिमूविंग इंडेक्सेशन। आज मुंबई में मेरी कई टॉप उद्योगपतियों से बातचीत हो रही थी, इन्वेस्टर कम्युनिटी में लोगों से बातचीत हो रही थी, कैसा लगा बजट, सबसे खूब चर्चा चल रही थी दिन भर। तो घर बेचने पे इतनी कड़वी दवा हो गई, तो इससे क्या होगा, इससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर को मालूम है भैया ये नया तरीके का टैक्स आ गया, अब इंडेक्सेशन हट गया है,
और तो इन्फ्लेशन को बीच में जो जोड़ करके जो मेरा टैक्स बचता था, जो मेरा घाटा घटता था, जो मेरा सरकार को आउटफ्लो देना बच जाता था, वो हटा दिया। अब सरकार उसमें से मोटा पैसा लेगी, तो क्या हो गया? इन्वेस्टर नहीं जाएगा। अब कौन जाएगा? अब एक्चुअली रियल एस्टेट कंजम्पशन के लिए होगा, मतलब जिसको रियली मकान चाहिए, जो बेचारा एक्चुअली किराए पे रह रहा है, तो उससे क्या होगा? रियल एस्टेट के प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे। रियल एस्टेट अब महंगा नहीं होगा, रियल एस्टेट स्टेबल हो जाएगा। जिस बेचारे को एक्चुअली मकान की जरूरत थी वो मकान खरीद लेगा। अभी इन्वेस्टर ले लेके पैसा अपना लगा के रियल एस्टेट के प्राइसेस को दौड़ा रहे थे। नोएडा में, गुड़गांव में, पुणे में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में भाग रहा है रियल एस्टेट। क्या रुपए स्क्वायर फीट हो गया? 5,000 रुपए स्क्वायर फीट। अभी बुकिंग 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 6,000 हो जाएगा परसों। हो आदमी घबरा के बेचारा चेक नहीं आता था, ले यार 2 लाख रुपए एडवांस ले ले, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट। लेकिन अब क्या है, इन्वेस्टर ने जाना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे जो एक्चुअली जिसको जरूरत है मकान की वो लेगा। तो एक तरह से इन्वेस्टर के लिए खराब है, देशवासियों के लिए अच्छा है। तो कहां थम्स अप है, कहां थम्स डाउन है, दोनों बताऊंगा। शेयर मार्केट के लिए भी खबर अच्छी नहीं रही बहुत ज्यादा, क्योंकि एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था उसको बढ़ा दिया। शेयर ट्रेडिंग में इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आज मैं देख रहा था जीरोधा के फाउंडर, उन्होंने भी बड़ा कड़वा ट्वीट लिखा। शेयर मार्केट में इसका असर देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था वो 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया, और जो शॉर्ट टर्म था, जो रोज की ट्रेडिंग करते थे, सट्टा बाजारी करते थे, उनका बढ़ा के 15 से 20% कर दिया। और लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों की लॉन्ग टर्म गेन में 12.5 बराबरी कर दी। मोटे मोटा बात यह है, बजट थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करी। किसी को लॉलीपॉप मिला, किसी को पूरी कैडबरी का डब्बा। कोशिश करी है इन्होंने, है ना, और बड़ी अच्छी कोशिश करी है। कहां से कोशिश करी है? मैं आपको 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा करूंगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे करूंगा, एक एमएसएमई पे करूंगा, एक एक्सपोर्ट पे करूंगा, एक एजुकेशन पे करूंगा। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पंक्चर हुआ तो इकोनॉमी की हवा निकल जाएगी पूरी। मैं और आप रोड और रेल पे जाते हैं। कहां जाते हैं? रोड और रेल। कभी कभी हवाई जहाज पे भी जाते हैं, पर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलती है। हाईवेज पे, पोर्ट पे, उस पे इकोनॉमी चलती है। हाँ, छोटे गांव को पास का छोटा शहर कनेक्ट करता है। छोटा शहर अगर बड़े शहर से कनेक्ट नहीं हुआ तो छोटा गांव पूरी तरह बड़े शहर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है तो उसके बाद आप देखते हैं ना, ये छोटा सा नोएडा एक्सप्रेसवे, ये छोटा सा नोएडा एक्सप्रेसवे बनने से ही 2 करोड़ की आबादी ऐड हो गई, बस छोटा सा नोएडा एक्सप्रेसवे बनते ही। क्यों? यहां पे कितने सारे हाउसिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन गए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या है, जो उन्होंने 11.1% इंक्रीज किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, 10 लाख करोड़ से 11,11,111 लाख करोड़ टोटल मिला के इन्होंने कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है? बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो बहुत मटेरियल चाहिए, बहुत सारे मजदूर चाहिए काम करने के लिए। जब मजदूर बहुत सारे होंगे, काम करेंगे, हाईवे बनेंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे, पुल बनेंगे, सब कुछ बनेगा, तो नौकरियां आएंगी, और जब नौकरियां आएंगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी चलेगी। तो इकोनॉमी चलने के लिए 3 चीजें चाहिए, जाने मन कितनी? 3 चीजें। हाथ आगे लाइए, बोलिए। पहली कंजम्पशन, दूसरी कंजम्पशन, तीसरी समझ गए आप? कंजम्पशन यानी कि आदमी खर्चा करता तब इकोनॉमी चलती है। इतना ही है बस मुद्दा। तो इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? स्टील बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, वुड बिकेगा, लकड़ी बिकेगी, बहुत माइनिंग बहुत होने लग जाएगी, टाइल्स बिकेंगी, सैनिटरी वेयर बिकेगा, पेंट बिकेगा, अर्थ मूवर, कॉन्ट्रैक्टर, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्टर, बैकहो लोडर, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, समझते हैं जिसको जेसीबी बोलते हो आप। जेसीबी ब्रांड का नाम है ना, वरना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैकहो लोडर। लोग कहते हैं जेसीबी लगा दे, आइशर की जेसीबी लिया, एस्कॉर्ट की जेसीबी लिया, वो सारे ब्रांड के नाम है। बेसिकली नाम बड़ा फेमस हो जाता है तो वो इक्विपमेंट को ब्रांड से जाना जाने लगता है। इंजीनियर्स को नौकरियां मिलने लगेंगी, कंसल्टेंट्स को, प्लम्बर्स को, कारपेंटर्स को, इलेक्ट्रिशियन को, लेबरर को, कॉन्ट्रैक्टर को, सबको। चाइना जो है ना, अपनी इकोनॉमी का, जीडीपी का 5.6% इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाता है। चाइना, आप कितना भी बोल लो मेरा भारत महान, मैं बोलता हूं मेरा भारत महान, आप भी बोलते हैं मेरा भारत महान, लेकिन हमसे बहुत आगे है चाइना। इस समय 25 साल आगे है। चाइना में आपको गंदगी नहीं मिलती है। हम लोग यहाँ लगे रहते हैं बुलेट ट्रेन, 2-4 बुलेट ट्रेन, 5 बुलेट ट्रेन। चाइना में ना हर अगली गली में बुलेट ट्रेन यूं मक्खी की तरह घूम रही होती है। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। चाइना में कुछ नहीं है ये सब चीजें जो भी हमने शुरू किया यहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो खून है इकोनॉमी का, लाइफ ब्लड है, वो लोगों को जोड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज से। इंडोनेशिया 5.1% खर्च करता है अपनी पूरी इकोनॉमी का, अपने जीडीपी का। चाइना 5.6% करता है, और इंडिया अभी भी इतना खर्च करने के बाद भी 3.4% ही कर रहा है, जो कि आज तक के इतिहास में हमेशा सबसे ज्यादा निर्मला सीतारमण करती रही है खर्चा। और 3.4% के बावजूद हमारी 8% की जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो कितना पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है।
और ये जो फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हैं ये इंफ्रा के कारण कम हो रहा है। क्यों, मैं आपको समझा देता हूं। जो फ्री में रेवड़ी बांटी जाती है उसमें 1 रुपया खर्च करने पे 90 पैसा इकोनॉमिक ग्रोथ में वापस आता है। जब आप फ्री में रेवड़ी बांटते हो, 1 रुपया आपने किसी को दिया तो 90 पैसे इकोनॉमी में आता है। लेकिन जब आप इंफ्रा पे खर्च करते हो, किस पे खर्च करते हो? इंफ्रा पे। किस पे? इंफ्रा पे, मतलब बड़े बड़े हॉल्स, मॉल, सब कुछ उस पे खर्च करते हो, ठीक है। तो 1 रुपया खर्च करने पे वो इकोनॉमी में 3 रुपया बन के आता है। वो 1 रुपया 90 पैसे बन के आता है जब फ्री में रेवड़ी बांटोगे। लो सबको मुझे वोट दे देना, 1-1 हजार रुपये सबको दे रहा हूं, है ना। तो ये 1 रुपया 90 पैसे बन जाता है और वो 1 रुपया 3 रुपये बन जाता है। भाई लोगों, कैमरा के पीछे मूवमेंट मत करना, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, फोकस रहना चाहता हूं क्योंकि आज सबके साथ बजट पे बात कर रहा हूं। तो रोडवेज, पहले हम रोडवेज की बात कर लेते हैं, इंफ्रा में क्या होता है। 64% जो हमारा सामान है वो सड़कों से जाता है, 90% पैसेंजर सड़कों से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इंडिया का जो रोड का नेटवर्क है वो 59% ग्रो किया है पिछले 10 सालों के अंदर। यानी कि इसको ऐसे समझ लो, 50 साल में जितनी सड़कें बनी हैं उतनी ही सड़कें 10 साल में दोबारा बन गई हैं, और अब उससे भी ज्यादा 2.5 गुना तेजी से बनने जा रही हैं। जुड़ेगा इंडिया तभी एक्चुअली बढ़ेगा इंडिया। 2023-24 में एनएचएआई ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा स्पेंड किया था नेशनल हाईवेज बनाने के लिए। ये 20% ज्यादा है उससे पिछले साल से। तो मोदी सरकार हर साल जब यहां पे दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, जब यहां पे हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला दीक्षित, उन्होंने जो काम कर दिया, वो कांग्रेस की थी उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने इतने पुल बना दिए दिल्ली में, इतने पुल बना दिए कि आज अगर उन्होंने उतने पुल नहीं बनाए होते, जो कि दोबारा कभी नहीं बने इतने पुल नहीं बनाए होते, तो दिल्ली बिल्कुल फंस के खत्म हो गई होती इतने जैम्स में, है ना। तो ये फाउंडेशन 112 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स का रखा है इन्होंने। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 80% कंप्लीट हो गया। 24 घंटे लगते थे दिल्ली से मुंबई जाने में गाड़ी पे, अब 12 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे गाड़ी में पहुंचेगा। एक द्वारका एक्सप्रेसवे बना है जो महिपालपुर, खेड़की, दौला से होते हुए हरियाणा जाता है। 3 लाख पैसेंजर वहां डेली ट्रैवल करते हैं। अगस्त 2024 में वो भी चालू हो जाएगा अगले महीने। एक मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, मुंबई से नागपुर। पहले 14 घंटे लगा करते थे, अब 8 घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। ये नवंबर में खुलने जा रहा है। एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरठ से लेके प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक। वहां 12 घंटे से लेके 6 घंटे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि 12 घंटे गाड़ी में लगते थे पहले, मेरठ से प्रयागराज, इलाहाबाद, अब 6 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा, है ना, आधे समय में पहुंच जाएगा। अब बेंगलुरु से चेन्नई का एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये अक्टूबर 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। अहमदाबाद से ढोलेरा का बन रहा है, ये भी दिसंबर में इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे बन रहा है जहां गुजरात को छत्तीसगढ़ से जोड़ा जाएगा, ये भी दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है इसी साल। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर से लखनऊ, ये भी इसी साल दिसंबर में क्लोज होने वाला है। तो हम चाहते थे, और पर्सनली मैं चाहता था कि 5% इंक्रीज करें इन्वेस्टमेंट फॉर रोड कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट ने 3% इंक्रीज किया है, तो थोड़ा सा थम्स अप है, थोड़ा सा थम्स डाउन है। मेरे हिसाब से और करना चाहिए, तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, तभी लोगों का खरीदना, लेन देन बढ़ेगा, उनको दिल्ली से मुंबई से अच्छा सामान मिलेगा, गांव वालों को सही सामान मिलेगा, और लॉजिस्टिक्स की जब कॉस्ट घट जाएगी तो सही दाम में सामान गांव तक पहुंच पाएगा। मुझे लगता है कि कम से कम 10 बड़े एक्सप्रेसवे और नए अनाउंस करने चाहिए थे। जो 2024 तक कंप्लीट हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, 10 नए और अनाउंस करने चाहिए थे। निर्मला ताई ने खाली 2 अनाउंस किए। एक क्या किया, पटना पुरैनिया, और एक क्या किया, बक्सर से भागलपुर। ये 2 ही अनाउंस किए उन्होंने। मेरे विचार में कम से कम 10 उनको अनाउंस करने चाहिए थे। तो यहां मैं उनको थोड़ा सा थम्स अप और ज्यादा थम्स डाउन दूंगा, और इस पे काम करते हैं। मेरा सजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इसमें एक तकलीफ आती है बस खाली, अनस्किल्ड लेबर की। हमारे यहाँ जो डिले होते हैं ना प्रोजेक्ट, इसीलिए होते हैं क्योंकि अनस्किल्ड लेबर भी है। चाइना के अंदर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े बन रहे हैं, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है, जो टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में बहुत आगे है, क्योंकि वहां सब चीजें मैनुअल लेबर से नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से हो रही है। तो यहां हम चाहते हैं कि आप स्किलिंग पे आपने इन्वेस्टमेंट थोड़ा किया, और करना चाहिए था। मॉडर्न मशीनरी पे, ऑटोमेशन पे, डिजिटाइजेशन पे, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ज्यादा सेफ्टी होती है, और जब इस तरह बड़े बड़े हाईवे बन जाएंगे, अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी, लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। समझो, आसान भाषा में बजट को समझो।